यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट नंबर 6 मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट 6 आपको करा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2067 इसका कोड है, राइट। 2067 कोड है। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी आपको 5 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ तक करा चुका हूँ, राइट। तो 6वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 6 से 10 तक क्वेश्चन को आज देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगले पार्ट में 11 से आपका 15 तक देखेंगे। तो इस टाइप से जो 20 क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आपको 4 भागों में आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है, 4 पार्ट में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन क्या है। और मैंने आपको 6वां नंबर क्वेश्चन बताया भी था कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, थोड़ा सा समझाया था मैंने। तो देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेज है, ठीक है, उसके महत्व की व्याख्या करना, साथ ही क्या भारत में जो सुदृढ़ लिंकेज स्थापित करने के लिए जो चुनौतियां हैं वो पे चर्चा करनी है। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसमें, आपका जो दृष्टिकोण रहेगा इसमें पहली बात बताएंगे आप कि जो आपका खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है उसकी बात बताएंगे क्या है ये। दूसरी बात आपको यहाँ से बताना है इसकी क्या महत्व है, क्या हमारे इसका महत्व है, आप उसके महत्व की व्याख्या कर देंगे सेकंड बात में। थर्ड बात में आपको बताना है इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां, जैसे यहाँ पर पूछा चुनौतियां, आने वाली चुनौतियां, तो आपको थर्ड नंबर पर चुनौतियां बताना है क्या चुनौतियां। फोर्थ नंबर में क्या बताना है आपको, फोर्थ में आपका जो निष्कर्ष यहाँ पर रहेगा, निष्कर्ष निकल के आएगा वो निष्कर्ष आप यहाँ पे बताएंगे फोर्थ नंबर पर, ठीक है। इस टाइप से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में लिखेंगे आप लिंकेज अन्य उद्योगों के उत्पादों की मांग उत्पन्न करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, इतना लिखेंगे। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की, आपकी होगी बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है, दूसरी क्या होती है फॉरवर्ड लिंकेज, राइट। तो लिखेंगे बैकवर्ड लिंकेज के बारे में लिखेंगे, ऐसे करके पॉइंट दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड बना देंगे, फॉरवर्ड बना देंगे, इस टाइप से भी पॉइंट ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड लिंकेज का भी पॉइंट इस टाइप से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, या पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में क्या लिखना है। तो बैकवर्ड लिंकेज में लिखना है आपको ये लिंकेज कच्चे माल की आपूर्ति स्रोत के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संपर्क स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए आपके जो केचप निर्माता जो टमाटर को, जैसे टमाटर है उससे उसको क्या है, ये टमाटर निर्माता जैसे जो कच्चे माल है उसकी क्या आपूर्ति करता है, ठीक है, ये होता है। और इसी में क्या होता है जो फॉरवर्ड आपका रहता है, फॉरवर्ड जो लिंकेज रहता है ये क्या होता है, ये लिंकेज भंडारण, सड़क और रेल नेटवर्क आदि जैसे कि भौतिक अवसंरचना होती है उसमें युक्त जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसके माध्यम से ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बाजारों तक संपर्क तक स्थापित करते हैं। ये आपका होता है फॉरवर्ड लिंकेज में, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है, फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का क्या महत्व है, जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा था क्या महत्व है, तो महत्व लिखना है क्या महत्व है। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, किसानों और खाद्य प्रसंस्करण जो करता है उसके मध्य प्रत्यक्ष जुड़ाव किसानों को उचित गुणवत्ता के उत्पाद विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करता है, ठीक है, और उन्हें मतलब और उन्हें क्या है इसके लिए सक्षम बनाता है। सेकंड पॉइंट बताना है आपको बिचौलियों को हटाने के लिए जो किसान हैं, ठीक है, किसानों को विशेष रूप से सीमांत और मध्यम किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सेकंड पॉइंट बताएंगे। थर्ड पॉइंट बताना है कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना से खाद्य जो आपका व्यय है उसको कम करने में सहायता मिलती है, ठीक है, जिससे कि आपका जो व्यय होगा वो बेकार उतना नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है बैकवर्ड लिंकेज जो आपका कृषि उत्पाद है, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज कृषि उत्पादों के लिए कच्चे माल का भंडारण के लिए सुविधाओं तक यहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित कराना, ये आपको बताना है फोर्थ पॉइंट में। पाँचवा पॉइंट में इसी प्रकार क्या बताएंगे, इसी प्रकार वितरण नेटवर्क के माध्यम से बाजार के साथ उपभोक्ता बाजारों में खाद्य उत्पादों पर क्या है वितरण को सुनिश्चित करना, ये आप पाँचवा पॉइंट बताएंगे, ठीक है। छठा पॉइंट यहाँ पर आप बता सकते हैं उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर अवसंरचना का निर्माण, यह परिणाम स्वरूप लागत की बचत और दक्षता में वृद्धि होती है। तो 6 से 7 पॉइंट आप यहाँ पर इसमें बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे मजबूत लिंकेज स्थापित करने की चुनौतियाँ, ठीक है, क्या लिखेंगे मजबूत लिंकेज स्थापित करने में चुनौतियाँ। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसके अंतर्गत आप पॉइंट्स दे लिखेंगे और फिर से पॉइंट डालेंगे। खंडित भूमि जोत के कारण विपणन योग्य जो आपका अधिशेष कम और बिखरा हुआ होता है ये उद्योग के लिए गुणवत्ता युक्त कच्चे युक्त के माल के यहाँ पर खरीद के लिए कठिन बनाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कच्चे माल के उत्पादन जैसे कि उच्च मौसमीता लिंकेज प्रभावी उपयोग को यहाँ पर सीमित करती है, राइट। थर्ड पॉइंट में लिखना है बड़ी संख्या में बिचौलिए और जो निम्न अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज, परिवहन सुविधा, विद्युत आदि की कमी होती है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड समीकरण में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में डालना है, चौथे पॉइंट में उसमें लिखना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अत्यधिक जो खंडित है और अखंडित जो यहाँ पर असंगठित जो संपूर्ण उद्योग है उसमें एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने की क्षमता को सीमित करना, राइट। तो ये 4 से 5 पॉइंट आप यहाँ पर इसमें बताएंगे जो आपका मजबूत लिंकेज में चुनौतियाँ क्या क्या मजबूत लिंकेज की चुनौतियाँ रखी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपने 7-8 पॉइंट वो बताए, 4-5 पॉइंट बता दिए। उसके बाद सीधे से आपको लिख देंगे एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों और विकसित खाद्य परीक्षण नेटवर्क के साथ घरेलू खाद्य कानून विसंगतियाँ भी एक प्रमुख बाधा हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे। अब निष्कर्ष में लिखना है इन चुनौतियों को संबोधन करते हुए सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल को समाप्त करके प्रभावी और बाधा रहित बैकवर्ड और फॉरवर्ड समेकन के लिए स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज शुरू किया है, ठीक है। इस योजना के तहत फार्मा गेट अर्थात खेती के निकट जो प्राथमिक प्रसंस्करण हैं इन केंद्रों की क्या है
इसमें फ्रंट एंड आधुनिक जो खुदरा है उस खुदरा जो दुकानें हैं उनकी स्थापना करना, ठीक है, और उनकी स्थापना करने के साथ साथ यहाँ पर उनकी सहायता भी करना, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप से आप अपना निष्कर्ष दिखा सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो जो आप ये कॉपी देख रहे हैं, मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, ये कॉपी में ये आंसर दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको देखो 3 पेज देता है, जैसा कि एक पेज में आपको ये आंसर लिखा है, 2 पेज आपको एक्स्ट्रा और देगा, ठीक है। तो 3 पेज टोटल होते हैं। वो तीनों पेज आपको भरने नहीं होते कि तीनों पेज हैं तो आपको तीनों पेज भरने हैं, राइट, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों पेज इसलिए जाते हैं कि आपको वहाँ पर पेपर में कमी ना पड़े पेज की, आप अगर ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है, हज़ारों लोग पेपर देंगे मेंस का, तो उसमें आपको ये नहीं पता है उनको कि आप कहाँ से कैसा आंसर लिखेंगे। तो इस वजह से 3 पेज आपको दे देते हैं कि आप जितने में आंसर लिखना है उतने में लिखना है, जरूरी नहीं कि आपको तीनों पेज भरने हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 7वां आंसर। भारत में कृषि विपणन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, कृषि विपणन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए, साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों पर भी सूचीबद्ध करना है। तो क्या बताएंगे, अपना यहाँ पर दृष्टिकोण बताएंगे। दृष्टिकोण में क्या रहेगा, भारत में कृषि विपणन के बारे में बताएंगे, क्या है कृषि विपणन, क्या है। सेकंड बात में बताना है आपको, भारत में कृषि विपणन से संबंधित मुद्दे क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आप बताएंगे यहाँ इन मुद्दों के समाधान उठाए जाने वाले जो कदम हैं वो भी सूचीबद्ध यहाँ पर करेंगे, क्या क्या यहाँ पर कदम उठा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। अपना आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर में आपको लिखना है, कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बिक्री योग्य कृषि उत्पाद के उत्पादन के निर्णय के साथ ही शुरू होती है, राइट। साथ ही इसमें तकनीकी तथा आर्थिक विचारों के आधार पर कार्यात्मक और संस्थागत दोनों तरह के बाजार संरचना भी सभी पहलू यहाँ पर क्या है शामिल किए जाते हैं। इसमें फसल कटाई के पूर्व पश्चात जो आपका पूर्व और पश्चात में संचालन, संयोजन, जो आपकी ग्रेडिंग होती है, भंडारण होते हैं, परिवहन होते हैं, इसमें क्या है वितरण भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको। यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे भारत में कृषि विपणन से संबंधित मुद्दे, ठीक है। भारत में संबंधित जो आपके मुद्दे हैं कृषि विपणन से वो लिखेंगे। क्या मुद्दे हैं, देखो हेडिंग आपको कुछ बनानी नहीं होती, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कृषि विपणन क्या था मैंने आपको बताया, यहाँ मुद्दे क्या है, मुद्दे पर हेडिंग बता रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग आपको नहीं डालनी, उस बस हेडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप, इसी के अंतर लिखना है आपको संस्थागत मुद्दे, एक और हेडिंग है संस्थागत मुद्दे, ठीक है। संस्थागत मुद्दे लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है संस्थागत मुद्दे में ही लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं, कमीशन एजेंट व्यापारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दुकान या गोदाम के मालिक होते हैं, ठीक है। मालिक होने की जो अनिवार्यता है वह नए उद्यमियों के लिए यहाँ पर क्या है, मौजूदा कृषि उप बाजार समितियों के जो प्रयास होते हैं उसके लिए एक क्या है प्रमुख बाधा उत्पन्न करते हैं। सेकंड पॉइंट इसी में लिखेंगे, भारत में कृषि विपणन से भी इसमें लिखना है बाजार शुल्क का उच्च भार, जो बाजार शुल्क है उनका उच्च भार है। तो इसमें लिखेंगे आपको ना कि उत्पाद के बिक्री मूल्य में 0.5 से लेकर 2% तक बाजार शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य शुल्क जैसे खरीद कर है ना, आपको खरीद से मतलब खरीदते वो कर, तौल शुल्क है ना, आदि का भी भुगतान यहाँ पर क्या होता है करना आवश्यक होता है। कुछ राज्यों को ये शुल्क कुल मिलाकर 15% तक यहाँ पर मतलब देना पड़ जाता है इनको, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये रेट हो जाता है उसका, ठीक है। इतना 2 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे ढांचागत मुद्दे, ठीक है, ढांचागत मुद्दे। देखो ये आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हो, आप कंटिन्यू पॉइंट बनाते रहेंगे तो लिखते रहेंगे, लेकिन क्या आप जितना हेडिंग डालेंगे, जितना पॉइंट से आपको अलग अलग करके बताएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ढांचागत मुद्दे में क्या लिखेंगे आप, इसमें आपको लिखना है कृषि बाजारों की जो निम्नीकरण की अवसंरचना होती है उसके अध्ययन से पता चलता है कि कवर किए गए जो आपके खुले नीलामी प्लेटफॉर्म हैं केवल 2/3 विनियमित बाजारों में मौजूद हैं, ठीक है। जबकि केवल 1/4 बाजार क्या है सामान्य या सुखाने वाले यार्ड हैं उसमें उपलब्ध हैं। कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ 10वें भाग से भी कम बाजारों में मौजूद है। कोल्ड स्टोरेज क्या है 10वें भाग से भी यहाँ पर कम मौजूद हैं, जो 1/3 से भी कम बाजारों में यहाँ पर ग्रेडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर हैं तो क्या बहुत महंगे भी हैं वो, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालना है आपको परियोजनाओं की खराब आर्थिक व्यवहारता। जो आपकी परियोजना है उसमें कृषि विपणन की संरचना संबंधी परियोजना की एक लंबी परिचालन अवधि होती है। इसमें क्या है मौसमी तत्व और कृषि उपज के छोटे छोटे जो अवशेष होते हैं उसको एकत्र करते हैं या एकत्रीकरण करते हैं, ठीक है। उसकी परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहारता और यहाँ पर अधिक प्रभावित करती है, जिससे क्या है ये निवेश में बाधा उत्पन्न करता है हमारा, राइट। ये आपने 2 पॉइंट यहाँ से लिखे। अगली हेडिंग डालेंगे, फिर वहाँ से 2-3 पॉइंट लिख देंगे। अगली हेडिंग डालना है आपको बाजार सूचना प्रणाली के मुद्दे, ठीक है, बाजार सूचना प्रणाली के मुद्दे, ठीक है। क्या मुद्दे हैं इसमें आपको भी पॉइंट कुछ डालने हैं, तो मैं क्या बता देता हूँ पॉइंट आपको। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप मांग संकेतों में अंतराल, कुशल वास्तविक समय सूचकांक, चैनलों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या है जो मांग संकेत हैं उसमें यहाँ पर संकेत उत्पन्न करती है, ठीक है। मैं ये पॉइंट फिर से बता देता हूँ। मांग संकेत का अंतराल है, इसमें बोला है कुशल वास्तविक समय सूचनात्मक चैनलों की अनुपस्थिति मांग संकेतों में अंतराल उत्पन्न करती है। मतलब क्या अंतर उत्पन्न करती है मांग संकेतों में, राइट, अपनी भाषा में लिखना है। इसके कारण किसानों को आपूर्ति के संकेतक के रूप में कीमत संबंधी रुझानों का पालन करना पड़ता है, राइट। अगला सेकंड पॉइंट क्या है सीमित सूचना चैनल की सामग्री, वर्तमान सूचना जो आपका प्रसार प्रणाली है, ठीक है,
उसके केवल कुछ प्रमुख उत्पाद की जो कीमत है उसकी सूचना प्रदान करते हैं। सभी उत्पाद की नहीं करते, कुछ कीमत जो प्रमुख हैं उसकी सूचना प्रदान करते हैं। साथ ही ये किसानों के निवास स्थान से बहुत दूर दूर होते हैं और समानता स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होते हैं, राइट। तो क्या है, उनसे यहाँ हमारी सूचना प्रणाली नहीं पता चल पाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ सूचना जिसकी नहीं पता होगी मुझे, दूर दूर तक रहेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगी वो, जब तक आप उसकी सूचना नहीं देंगे, राइट। तो यही आपका हेडिंग था, बाजार सूचना प्रणाली के मुद्दे। ये आप 2 पॉइंट बताएंगे, तीसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं अगर डालना रहेगा यहाँ पे। तो अगला पॉइंट यहाँ पे अगला हेडिंग रहेगा, इन जो मुद्दे हैं इसके समाधान के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। इतने सारे जो मुद्दे मैंने बता दिए आपको 3 हेडिंग में, तो उसमें क्या हम इस पर कदम उठा सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे समाधान नहीं तो उठाए गए कदम, क्या कदम उठा सकते हैं। तो इसमें लिखना है आपको कृषि विपणन सूचना नेटवर्क। ये एक क्या है, सरकार से नागरिक, मतलब G2C, मतलब गवर्नमेंट टू आपका नागरिक होता है जो सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें ई गवर्नेंस पोर्टल है जो एकल खिड़की के जो विपणन है उससे संबंधित सूचना प्रदान करके किसानों को, उद्योग समिति या उद्योग नीति निर्माताओं को, शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि विभिन्न हितधारक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये हेडिंग डालना है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में डालना है, ग्रामीण कृषि बाजार क्या होता है, ठीक है। इसमें मौजूदा 22,000 ग्रामीण जो होते हैं, जो प्राथमिक बाजार होते हैं ग्रामीण के, उनको ग्रामीण बाजारों में विकसित करके उत्पन्न करने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि और उभर कर सामने आए वो, ठीक है। इन बाजारों में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि क्या, बस्तियों से बेहतर सड़क उत्पन्न कर, मतलब सड़क रहना, तभी क्या होगा, बस्तियों में सड़क अच्छी रहेगी तो लोग जाकर दूर दूर तक अपना जो भी सामान रहेगा वो ले सकते हैं, ठीक है। अन्य योजनाएं के माध्यम से भी हम भौतिक जो संरचना है वो भी मजबूत कर सकते हैं। अन्य माध्यम जैसे कि आपका रोड तो है अच्छा, आपने वहाँ से अच्छा सा कुछ भी उनके लिए अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। गर्मी हो रहा है तो आपने कूलर लगवा दी, AC लगवा दी, ठीक है। तो क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आपके पास, वहाँ से एक दूसरे से स्थान से कट कर वहाँ पर आएंगे, ठीक है। क्या वहाँ पर अच्छा है, सब कुछ रेट भी कम है और वहाँ पर अच्छा फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, सब्जी फलों और अन्य जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु हैं उसमें परिवहन है, तो यहाँ पे किसान रेल जैसी पहल का इसका उद्देश्य भी यहाँ पर होना चाहिए, है ना। उससे क्या है, इसकी जो विश्वसनीय जो तीव्र परिवहन है उसमें क्या उसको सुनिश्चित करेगा और किसानों के लिए कर बेहतर मूल्य प्राप्ति की सहायता भी करेगा ये, राइट। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष यहाँ पर लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद निष्कर्ष क्या लिखेंगे, विपणन कृषि उत्पादों की बिक्री को सुगम और बेहतर बनाना, इस उत्पादों का मूल्य या मांग और आपूर्ति की स्थिति को तय करता है, जो बदले के विपणन की मात्रा की मांग को क्या है प्रभावित होती है या प्रभावित करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बेहतर तरीके से विकसित विपणन संरचना को कुशल विपणन प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर इसको बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। ये आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। जितना भी कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, सब यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने भी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, स्विस चैलेंज मॉडल क्या है, इस मॉडल से संबंधित लाभों और इसके संबंधित समस्याएं की विवेचना करना है। तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, दृष्टिकोण को हम देख लेते हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण यहाँ पर होगा, ठीक है। दृष्टिकोण हम क्या बनाते हैं इसको देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्विस चैलेंज जो मॉडल है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी बात आपको करेंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे क्या है इंट्रोडक्शन में, या आपका जो प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में। सेकंड पॉइंट में डालना है आपको इसके लाभ क्या है, यहाँ पे जैसे बोला इसके लाभ को चर्चा करना है। सेकंड पॉइंट में इसके लाभ बता देने हैं। थर्ड पॉइंट बताना है ये मॉडल की जो आपकी समस्याएं, जैसे कि पूछ रहा है समस्या, तो इनकी समस्या यहाँ पर बता देंगे क्या समस्या, उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आंसर इंट्रोडक्शन से। देखो, स्विस चैलेंज मॉडल का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक खरीद की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी परियोजनाओं के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अवांछित प्रस्ताव, ठीक है, प्राप्त होता है। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों की अद्वितीयता, मतलब सेकंड जिसको अद्वितीयता बोलते हैं, अद्वितीयता विशिष्टता शामिल होती है इसमें, राइट। इसके पश्चात ही सरकार के प्रस्ताव की जांच करती है। यदि प्रस्ताव प्राथमिकताओं की जो घोषित नीति है उससे संबंधित है तो वो तीसरे पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धी काउंटर के प्रस्ताव को आमंत्रित कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर स्विस चैलेंज मॉडल के बारे में आप बताएंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीधे से आपको लिखना है ये बताने के बाद स्विस चैलेंज मॉडल के लाभ। स्विस चैलेंज मॉडल है, इसके लाभ क्या है, यहाँ पे इसके लाभ बताएंगे। क्या लाभ है इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये परियोजना को प्रतिस्पर्धी जो यहाँ काउंटर है उनके बोली लगाने के लिए अनुमति देता है, ताकि क्या इष्टतम लागत यहाँ पर इसकी लगाई जा सके, ठीक है, बढ़ावा मिल सके इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखना है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे दक्षता में वृद्धि। दक्षता में क्या वृद्धि है ये लिखेंगे। इसमें अन्य जो यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी है, PPP जो मॉडल होता है आपका, उसकी तुलना में सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए पूर्व परियोजना की गतिविधि और व्यवहार्यता अध्ययन लगने पर यहाँ पर समय के साथ साथ लागत को कम करता रहता है। थर्ड पॉइंट बताना है। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा रचनात्मकता। इसमें रचनात्मकता में क्या लिखना है, क्योंकि ये मॉडल संभावित बोलीदाताओं या अपने प्रतिस्पर्धी जो होते हैं उनके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, और बेहतर डिजाइन को प्रस्तुत करने की अनुमति यहाँ पर देता है। अतः क्या है, रचनात्मक जो डिजाइन है इसमें परियोजना को निष्पादन करने का यहाँ पर प्रोत्साहित भी करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे समानता।
उन सरकारों के लिए उपयोगी है जो परियोजनाओं के विकसित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय क्षमता है उसमें सीमित हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 4 पॉइंट लाभ के बता देने हैं, राइट। उसके बाद क्या है, स्विस चैलेंज मॉडल से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। समस्या जैसे कि हमसे पूछा, समस्या बता देंगे क्या समस्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे पारदर्शिता का मुद्दा। ठीक है, आप लिख सकते हैं पारदर्शिता में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अवांछनीय प्रस्तावों को निपटने के दौरान यहाँ पर बड़ी चिंता में पर्याप्त पारदर्शिता की कमी है। अपर्याप्त पारदर्शिता इस प्रकार क्या जवाबदेही करना कठिन हो जाता है। सेकंड पॉइंट डालेंगे आप, उसमें लिखेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म। ये क्या होता है, ये विधि कंपनियों की परियोजना हासिल करने की एक संदिग्ध साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए इसको जन्म दे सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, बोली की विषमता। देखो ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म या जो थोड़ा सा टिपिकल आंसर होते हैं, जो कठिन आंसर होते हैं, उनको लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या है, अंदर के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि कुछ मैंने आपको बताया क्रोनी कैपिटलिज्म, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। स्विस चैलेंज भी हो सकता है, कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना हो। तो ये सब पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे। शायद जी क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, स्विस चैलेंज मॉडल क्या है, या बोल से क्वेश्चन बोलेगा स्विस चैलेंज से मॉडल जुड़ी समस्याओं में से कौन सी नहीं है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो क्या है, आपको इनसे हटना नहीं क्वेश्चन से। ठीक है, पेपर में नहीं पूछेगा, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपको एक पॉइंट और भी डाल सकते हो इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है बोली की विषमता, मतलब जो बोलते हैं स्पीक, बोली की विषमता। इसमें लिखना है काउंटर प्रस्ताव तैयार करने के लिए बोलीदाताओं को दी जाने वाली यहाँ पर बोली लगाने के लिए तैयार की गई जो काउंटर प्रवर्तनी होती है, उसको यहाँ पर विषमता विद्यमान इसमें होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट रहता है कानूनी वैधता का मुद्दा। कानूनी वैधता क्या, इस संबंध में कोई पर्याप्त नियामक या कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस विधि का उपयोग करने के लिए उचित समय या उचित कानून वैधता का यहाँ पर काउंटर के प्रस्ताव के लिए यहाँ पर मंजूरी प्रदान करनी होती है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ है क्वेश्चन, बट आपको तो ठीक है नहीं लिखना है आंसर, इसको रीड करते रहिए। जो मैं बता रहा हूँ उतना ही समझते रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको माइंड में ही क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे वो पॉइंट निकलेंगे, बट समझ में आ जाएगा क्या है स्विस चैलेंज, क्या था, हम क्या क्या इसमें नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इस टाइप से भी आपको समझ आ सकता है। ठीक है, अपना उसके बाद क्या है, निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे अवांछनीय प्रस्ताव के मौद्रिक मूल्य की जो यहाँ पर मुद्दे हैं। ठीक है, इनके प्रस्ताव के पूर्व चरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक भागीदारी की बेहतर लचीलापन, मतलब काफ़ी लचीलापन होना चाहिए। साथ ही क्या है, इन प्रस्तावों के बाद चरण में जवाबी बोली लगाने वालों की क्या पर्याप्त समय यहाँ पर दिया जाना चाहिए। राइट, इतना आपको लिखना है और आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर 8वां नंबर आपको नहीं लिखना है, नहीं आप लिख के डिपॉजिट करते हैं, तो सिर्फ इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या आपको समझाया, स्विस चैलेंज क्या होता है, क्या इसके लाभ होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 9वां नंबर। देखो जरूरी नहीं कि मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो सभी क्वेश्चन आपको लिखने आ जाएं। राइट, कुछ क्वेश्चन आपको माइंड से भी समझना है और अपने माइंड से ही पॉइंट क्रिएट करके पॉइंट्स बना के नोट्स बनाना है। राइट, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास के लिए सड़क अवसंरचना में निवेश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस संदर्भ में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रारंभ किए गए पहलों पर चर्चा करना है। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास के सड़क अवसंरचना दृष्टिकोण क्या होगा, दृष्टिकोण हमारा होगा इसमें समग्र परिवहन क्षेत्र में जो सड़क परिवहन के हिस्से पर चर्चा करेंगे आप, क्या है ये। सेकंड पॉइंट बताएंगे भारत के जो आर्थिक विकास है इसके लिए सड़क और संरचना निवेश में क्या महत्व है, इसका प्रकाश डालेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट भारत की सड़क और संरचना में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए क्या कदम है वो बताएंगे। चौथा पॉइंट में अपना निष्कर्ष डाल देंगे यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राइट, जो कुल लगभग 5.89 मिलियन किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, देश की सभी प्रकार की वस्तुओं को लगभग 64.5% जो हिस्सा है परिवहन, और जो भारत से कुल यात्री हैं, यात्री को भार 90% आवागमन सड़क नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर होता है। राइट, इतना आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे नीचे, भारत में आर्थिक विकास के लिए सड़क और संरचना में निवेश का महत्व। ठीक है, हेडिंग में लिखेंगे नीचे महत्व। उसके बाद इसी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेडिंग के बाद अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर क्या गुणक प्रभाव पड़ सकता है ये बता देंगे कि हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे निवेश अर्थव्यवस्था में क्या एक प्रबल गुणक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, ऑटो, रियल एस्टेट, इनकी अर्थव्यवस्था में क्या प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जिससे क्या है अप्रत्यक्ष रोजगार का हमारा सृजन होता है इससे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा अंतिम मील संपर्कता। अंतिम मील संपर्कता, इसमें लिखेंगे भारत में माल ढुलाई हेतु जो यात्री हैं उन दोनों में सड़क परिवहन की लागत प्रभावी और सर्वाधिक यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, सुविधाजनक देखी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट सामाजिक आर्थिक लाभ। सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है इसमें। ठीक है, ये सड़क और संरचना को व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक एकीकरण के रूप में शक्तिशाली साधन के रूप में यहाँ पे इसे देखा जाता है। ठीक है, इसमें कृषि और विनिर्माण क्षेत्र जैसे कि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धकता यहाँ पर इसकी कुंजी होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों में सुधार। इसमें लिखेंगे बेहतर सीमा सड़क जो अवसंरचना है उसको बेहतर गतिशीलता सुनिश्चित करना और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा देना। ये पॉइंट आप यहाँ पे चारों लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अपना
आप लिखेंगे भारत की जो सड़क और संरचना है उसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है, वो पहल दिखा सकते हैं। जो भी सरकार ने यहाँ पर अपनी योजनाएं चलाई हैं, ठीक है, वो योजनाएं आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। क्या क्या योजनाएं, तो आपको बताना है। देखो जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें आप अपना डाल सकते हैं क्या योजनाएं, जैसे कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, या हेडिंग डाल के आप अपना पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या बता सकते हैं, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन, जो भी पाइपलाइन था वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रीय जो आपका राजमार्ग विकास परियोजना है, वो यहाँ पर अपने हेडिंग डाल के पॉइंट बता सकते हैं क्या है ये। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, चौथा पॉइंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आपका जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है आपका FDI इसको बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सड़क क्षेत्र में कितना % हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पर प्रदान करते हैं, अनुमति देते हैं। ठीक है, NHAI के बारे में बता सकते हैं, NHAI क्या इनविट है ये आप बता सकते हो। तो क्या 3 से 4 हेडिंग जो भी गवर्नमेंट ने अपनी योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाओं के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखो ये योजना मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये योजनाएं स्टैटिक पॉइंट हैं, आप इनको कहीं से भी पॉइंट लिखा के यहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे बताने की इनको जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप ये 4 पॉइंट ही लिखें, 4 मतलब जो किए कि और भी यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं। मैं आपको 150 वर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और अपने मन से जो भी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो सड़क और संरचना के सुधार के लिए की गई हो, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। तो उस टाइप से आपको यहाँ लिखना रहेगा। और उसके बाद निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसमें निष्कर्ष आप लिखेंगे अपना, निष्कर्ष में लिखना है आपको, इन पहलों के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ बाधाएं हैं, जैसे सड़कों और राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी। इन पहलों के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि सड़क और जो राजमार्ग हैं इसके विकास में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी होना, ठीक है, पूंजी की कमी होना, भूमि अधिग्रहण में विलंब होना, ठीक है। इस संदर्भ में क्या है, ये सब आपके मजबूत करने के लिए अधिक जो आपके बजटी है उसको यहाँ पर इसके आकर्षित करेंगे, इसकी ओर आकर्षित करेंगे, राइट। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आंसर को, काफ़ी अच्छा आंसर यहाँ पर लिखेगा। इसको आप अगर ट्राई करेंगे आंसर को लिखने के लिए, इसका आंसर काफ़ी अच्छा लिखेगा, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10वां, इसको देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, भारत में महिलाओं की निर्भरता, ठीक है, भारत में महिलाओं की भारत में महिलाओं की निर्धनता का बोझ विपरीत लिंग की तुलना में अधिक है। इस संदर्भ में महिलाओं की निर्धनता के कारण उन समाधानों के लिए उठाए गए कदम की विवेचना करना है। तो आपको क्या निष्कर्ष बताना है यहाँ से, भारत में जो महिला की निर्धनता है इसकी क्या बोझ पड़ रहे हैं, इसमें क्या बातें पड़ रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे, ये भी आंसर अच्छा लिखेगा यहाँ से। सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे, महिलाओं में निर्धनता के कारण क्या कारण है, महिलाओं में जो निर्धनता आ रही है। थर्ड पॉइंट आपको बताना है, इस संदर्भ में किए गए क्या क्या प्रयास हैं, हमने प्रयास किए हैं या फिर क्या सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं या कदम उठाएं। तो वहाँ पे आप थर्ड पॉइंट बता सकते हैं, उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आंसर आपको लिखना है, आंसर में लिखेंगे आप लैंगिक असमानता, ठीक है। लैंगिक असमानता के सबसे व्यापक रूपों में से एक है, लैंगिक असमानता के सबसे व्यापक रूपों में एक है। भारत के सभी भागों में लैंगिक असमानता असमान अवसरों का परिणाम है। हालांकि ये दोनों लिंगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, किंतु सांख्यिकी दृष्टि से लड़कियां और महिलाएं ही इससे सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 थी, उसके अनुसार क्या है, जो भारत में जो महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय है पुरुषों की आय का केवल 5वां हिस्सा है। ये पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे। कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट में बताया गया है कि मतलब जो पुरुषों की आय की अपेक्षा उनकी कितना 5वां हिस्सा ये, ठीक है, ये बताना है। जो उनकी क्रय शक्ति की गंभीर रूप से क्रय शक्ति क्या है, उससे उनको दुर्बल करता है, राइट, मतलब कमजोर बनाता है, इतना देखा जाएगा तो उनकी कार्य का अवमूल्यन करता है, ठीक है। और ये महिलाओं की निर्धनता या जीवन यापन करने की अधिक संभावनाओं को भी दिखाया जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर बता देंगे। जितने डाटा हैं वो सब डाटा आपको शामिल करने हैं। देखो जितना भी महिला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, जितने भी आपके कोई यहाँ पे जो डाटा निकालते हैं, ठीक है, वो सब डाटा आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। ये आपने बताया फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आपका जो इंट्रोडक्शन था यहाँ पे ये बता देंगे। इसमें आप पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे नीचे, भारत में महिलाओं में निर्धनता के कारण शामिल, भारत में जो महिलाओं की निर्धनता है उसके कारण क्या क्या हैं, ठीक है, वो कारण लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे अवैतनिक देखभाल कार्य, जो आपके बिना देख रेख के कार्य करते हैं उसको, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे अवैतनिक देखभाल कार्य। इसमें लिखेंगे महिलाओं के कार्य एक अनुपातहीन हिस्सा होता है, ठीक है। घरेलू कार्य के रूप में परिवार के जो सदस्य हैं उसकी देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि 2019 में आपका ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, राइट, 2019 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार क्या, भारत में महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे अवैतनिक देखभाल कार्यों में बिताती हैं। अवैतनिक मतलब घर के जो कुछ काम है, उनको वहाँ से वेतन तो नहीं मिलता है ना, जो भी घर का काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, तो उससे कोई GDP में शामिल होती हैं, ठीक है। तो क्या है, कितने % हिस्सा या फिर कितने घंटे, 5 घंटे अवैतनिक कार्य में बिताते हैं, जबकि पुरुष औसत केवल आधा घंटा इस कार्य में बिताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब असमानता देखा गया यहाँ पर, राइट, ये पॉइंट डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, महिला श्रम बल भागीदारी निम्न स्तर, जो महिला श्रम बल भागीदारी है निम्न स्तर है। क्या निम्न स्तर है, सामाजिक कलंक,
ठीक है। सामाजिक स्थानों में महिलाओं पर विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण का जोखिम, ठीक है, असुरक्षित कार्य वातावरण आदि भारतीय महिलाओं को क्या श्रम बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित करते हैं, राइट। इसके परिणाम स्वरूप आपके जो 3 दशक हैं उसमें महिला की श्रम भागीदारी है लगातार यहाँ पर क्या है गिरावट हो रही है उसमें, ठीक है, लगातार गिरावट हो रही है वहाँ, राइट। ये आपको पॉइंट दिखा देना है। इसमें आपको रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की गई थी, तो आप दिखा देंगे जैसे कि विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1990, ठीक है, 1990 में भारत की जो महिला श्रम भागीदारी थी कितनी थी, 30% थी, 30.3 या 30% दिखा देंगे आप सीधा सीधा 30% थी। और वर्ष 2019 में ये घटकर कितनी हो गई, 20% हो गई है, ठीक है। सीधा सीधा क्या है 10% यहाँ पर कम हो गया है, ये आप पॉइंट दिखा देंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में विद्यमान जो लैंगिक अंतराल है वो भी दिखाएंगे क्या है। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में लैंगिक अंतराल विशेष रूप से गरीब परिवारों में अधिक है, उन्हें हानि भी होती है गरीब परिवारों को, क्योंकि उन्हें वही ज़रा ये सब नहीं मतलब पा पाते, नहीं ले पाते सुविधाओं की, ठीक है, ये आपको दिखाना है। अगला दिखाएंगे कार्य की अच्छी दशाओं का अभाव, यहाँ पे कार्य करने की अच्छी दशाओं का अभाव भी है। इसमें दिखेंगे क्या लिखना है, भारत में ज़्यादातर महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, जहाँ उनके पास रोजगार, अनुबंध, कानूनी अधिकार और जो सामाजिक सुरक्षा है वो प्राप्त होने की संभावना कम होती है, और प्रायः क्या है उन्हें पर्याप्त भुगतान यहाँ पर नहीं किया जाता है, जिससे वे क्या निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आप यहाँ पे मेन हेडिंग लिखेंगे महिलाओं में निर्धनता कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए वो आपको यहाँ पर बता देने हैं, ठीक है। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, पहली बात सरकार ने क्या, पहला विधायी उपाय, सरकार ने क्या विधायी उपाय को समझाया है उसमें लिखना है। जैसे कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया, ये आप बता सकते हैं ये क्या है। दूसरी बात राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन चलाया है, ये क्या था ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है राष्ट्रीय महिला कोष, ये क्या है ये आपको बता देना है, क्योंकि इस राष्ट्रीय महिला कोष ये है, इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यहाँ पर इसकी सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करेगा, ये था, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम का समर्थन भी किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी चलाया था महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या है, जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें इसका उद्देश्य क्या, देश भर में जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनमें जो ग्रामीण शहरी जो निर्धन महिलाएं हैं उनके लिए स्थायी रोजगार का सृजन करेगा, कोई स्थायी वहाँ पर रोजगार करेगा उसमें सृजन देगा, ठीक है। जैसे कि आपको आंगनबाड़ी होता है, ठीक है, उस सब में क्या है महिलाओं की भर्तियाँ करना, महिलाओं को शामिल करना, राइट। कामकाजी महिला छात्रावास, अगला पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, चौथे पॉइंट जो भी पॉइंट रहेगा कामकाजी महिला छात्रावास। इसका उद्देश्य क्या होता है, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके निवास के लिए दूर स्थापित आवास को सुनिश्चित करना, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप से आप अपने पॉइंट को यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 ये भी दिखा सकते हैं क्या था, ये क्या था, ये आपका था मातृत्व जो अवकाश इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्रेंच सुविधा को प्रदान की गई, इसमें क्रेंच सुविधा, ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। तो 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, बाकी पॉइंट और भी डाल सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखो आपको ये सब पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ भारत में महिलाओं के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये तो आपको एक पूरा पॉइंट अच्छा से बना के 300 से 400 वर्ड का पूरा ऐसे टाइप में आपको पूरा बना के आपको रखना चाहिए क्या क्या कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो वहाँ से आप ये सब पॉइंट क्रिएट करो, डाटा क्रिएट करो, 2019 का डाटा डालो, 20 का डालो, 21 का डालो, 22 का डालो। ये डाटा कहाँ से लाओगे आप, अभी आपको जो योजना मैगजीन आती है, ठीक है, योजना मैगजीन आती है हर मंथ आती है, अभी क्या चल रहा है, अभी आपका अगस्त चल रहा है तो आपकी अगस्त की मैगजीन आ गई होगी, ठीक है। योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, एक आती है डाउन टू अर्थ, सबसे अच्छी मैगजीन आपकी डाउन टू अर्थ आती है, राइट। वो करीब 50 रुपये की मिलती है, हिंदी मीडियम में आती है, हिंदी माध्यम इंग्लिश में दोनों रहती है, राइट। तो मार्केट से आप वो भी परचेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके बहुत सारा डाटा पॉइंट्स मिलते रहते हैं। मैं ऑलरेडी अभी मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कंटिन्यू मेरे पास इतना ज़्यादा यहाँ पे योजना और कुरुक्षेत्र का मैगजीन हो गया कि जितना भी पॉइंट्स मैं निकालता हूँ वहाँ से हर पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट्स होते रहते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं वहाँ पे सब वहाँ से मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना पॉइंट्स वहाँ से निकालते रहना है जितने भी पॉइंट्स रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर था आपको बताया, राइट। उसके बाद अपना क्या है निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष आप लिखेंगे इसमें महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, लैंगिक निर्धनता को कम करने के और व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उचित गुणवत्तापूर्ण और यहाँ पर कार्य करने के लिए महिलाओं की सहायता करना, उनकी आजीविका का सुधार करना आवश्यक है। ये भी लिख सकते हैं, या तो निष्कर्ष आपको जो भी समझ आता रहेगा इसको पूरा समझने के बाद वो निष्कर्ष आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना आपका आंसर क्या है पूरा हो जाएगा, ये 10वां आंसर काफ़ी अच्छा आंसर है। अगर देखो इसी आंसर को आप बहुत अच्छे से लिखोगे तो मैं मानता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है, 15 या 12 नंबर का है, 15 नंबर का है तो आपको 8 से 9 नंबर तक आपको दिला जाएगा ये नंबर। अगर आपने अच्छे से इसको क्वेश्चन को लिखा तो 8 से 9 नंबर आपको दे जाएगा 15 मार्क्स का अगर है तो। अगर 10 मार्क्स का है तो आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखे हैं तो, ठीक है। अगर इसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में फंस गए तो 7-7 मार्क्स ऐसे आ गए, करीब 40 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आपके आ जाएंगे, है ना। 250 में 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए, उसके बाद 50-60 मार्क्स लाने तो और अच्छे से आप कर सकते हो। तो यही कोशिश करना है कि कुछ क्वेश्चन हरदम पेपर में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं कि आपको अच्छे से पॉइंट निकाल के अच्छे से क्वेश्चन को क्रिएट करना है, वहीं से आपको एवरेज पूरा मार्क्स मिल जाता है। जो जितना मार्क्स यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा 50-60 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो 40 मिलेगा, तो आप क्या है ऑलरेडी 100 मार्क्स आपका आ जाएगा। 100 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको माइंड में फ्रेम बना के चलना है, राइट।
तो 11 नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, कल बताऊँगा, इसको सॉल्व करूँगा। 11 नंबर, भारतीय किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी बाजारों लाभों पर प्रकाश डालना, साथ ही इन सदन में सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा भी करना। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चन आज बताया अच्छे बनने के लिए, एक आपको 10वां क्वेश्चन बताया, एक 11 बता रहा हूँ, एक जो उससे पहले मैंने बताया वो, तो तीनों क्वेश्चन के अच्छे बनने हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आप छांटिए पेपर में कि क्या क्वेश्चन अच्छे निकल रहे हैं। आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से क्वेश्चन अच्छा है, कौन से क्वेश्चन मुझे हाथ मारना है, कौन से क्वेश्चन में नहीं मारना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन मुझे टाइम देना है, राइट। तो ये चीज़ आपको माइंड बना के चलना है, फ्रेम बना के चलना है। आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आपको समझ आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करता हूँ वीडियो को। कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपडेट रहता है मैं वहाँ पे आपको देता रहता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।